दोस्तों, आईपीएस अरविंद सिंह को ट्रैफिक सिग्नल पर रोज एक भिखारन दिखाई देती है। एक दिन वह एक बुलेट बाइक देखकर जोर से चिल्ला उठती है और एक कोने में छिप जाती है। अफसर को शक होता है ये डर साधारण नहीं है। फिर आईपीएस अधिकारी ने उस भिखारिन महिला के साथ कुछ ऐसा किया जो हैरान कर देने वाला था। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दिल्ली का कनॉट प्लेस, दिन के 12 बजे का वक्त था। भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही थीं। रेड लाइट पर गाड़ियों की लंबी कतार खड़ी थी। कारों की खिड़कियों पर छोटे-छोटे बच्चे हाथ फैलाए खड़े थे। कोई फूल बेच रहा था, तो कोई चॉकलेट। वहीं एक कोने में चिथड़ों में लिपटी एक अधेड़ उम्र की महिला सिर झुकाए, कांपती आवाज में भीख मांग रही थी। आईपीएस अरविंद सिंह अपनी सरकारी गाड़ी में बैठे-बैठे फाइल पढ़ रहे थे। वह अपने काम में इतने डूबे थे कि आसपास की आवाजें उन्हें छू भी नहीं रही थीं। तभी उनके ड्राइवर ने हल्के से कहा, "सर देखिए वह औरत।" अरविंद ने नजर उठाई। लाल बत्ती पर खड़ी बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज से एक महिला बुरी तरह डर गई थी। उसकी आंखों में दहशत थी। वह जैसे ही बुलेट की आवाज सुनती, कांपने लगती। आज भी वही हुआ। उसने पास से गुजरती बुलेट बाइक को देखा और अचानक एकदम से कोने में जाकर बैठ गई। सिर को अपने हाथों में छिपा लिया और सिसकने लगी। अरविंद को हैरानी हुई। "ड्राइवर, उस महिला को गाड़ी में बिठाओ," उन्होंने आदेश दिया। ड्राइवर झिझका। "सर, वो तो भीख मांगने वाली है। गाड़ी धोई जा सकती है, इंसानियत नहीं।" अरविंद का स्वर सख्त था। ड्राइवर झेंप गया और महिला के पास गया। वह डर रही थी, हिचकिचा रही थी, लेकिन जब उसने पुलिस गाड़ी देखी तो मानो कुछ समझ गई हो। उसे डर था शायद फिर से कोई पकड़ने आया है। लेकिन अरविंद की आंखों में करुणा थी और यह उसने पहचान लिया। "गुड़िया?" हाँ, यही नाम था उसका, जो उसने बहुत सालों बाद फिर से सुना। थरथराते होठों से बोली, "साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं बस भीख मांग रही थी।" अरविंद ने नरम स्वर में कहा, "तुम्हारा नाम क्या है?" "गु गुड़िया," वह बोली और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। गुड़िया को थाने नहीं, सीधे अरविंद के ऑफिस लाया गया। उन्हें लगा यह कोई साधारण भिखारिन नहीं है। उसकी आंखों में कोई छिपा हुआ तूफान था। कॉन्फ्रेंस रूम में एक गर्म चाय और 2 बिस्किट उसके सामने रखे गए। वह चुपचाप देखती रही, फिर धीरे-धीरे चाय उठाकर पीने लगी। उसका हाथ अब भी कांप रहा था। "तुम बुलेट बाइक को देखकर इतना डर क्यों जाती हो?" अरविंद ने सीधा सवाल किया। वह चुप रही, फिर गर्दन झुका ली। शायद इतनी जल्दी उसके टूटे हुए भरोसे को शब्दों में पिरोना आसान नहीं था। अरविंद ने सिग्नल पर लगे सीसीटीवी फुटेज मंगवाए। स्क्रीन पर दिखाई दिया, बुलेट सवार एक आदमी, काला चश्मा, भारी शरीर, गर्दन पर टैटू और बेलगाम हंसी के साथ बाइक पर बैठा था, और दूसरी तरफ गुड़िया की कांपती देह। अरविंद ने गहराई से फुटेज देखा और फिर गुड़िया की ओर रुख किया। "क्या तुम उसे जानती हो?" वह कांप उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया, होंठ बुदबुदाए। वो वो शैतान है साहब। मैंने उसकी आंखों में मौत देखी है। नाम बताओ उसका। वह सिर झुकाकर बोली, "राजा, राजा भाटी।" नाम सुनते ही अरविंद का माथा ठनका। ये वही गैंगस्टर था जो सालों पहले दिल्ली छोड़कर गायब हो गया था। कहते हैं उसने कई रेप और मर्डर किए थे, लेकिन कोई गवाही नहीं मिली। अरविंद ने धीरे से कहा, "तुम्हारी पूरी कहानी सुनना चाहता हूं, लेकिन तब जब तुम तैयार हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं, न्याय दिलाने आया हूं।" गुड़िया की आंखों में पहली बार इंसानियत की झलक दिखी। वह बोली, "कुछ नहीं," लेकिन उसके आंसुओं ने कह दिया, "यह सिर्फ डर की कहानी नहीं, यह इंसाफ के इंतजार की दास्तान है।" और आईपीएस अरविंद सिंह ने तय कर लिया था, वो इस दास्तान को अधूरा नहीं रहने देगा। दूसरे दिन सुबह का वक्त था। आईपीएस अरविंद सिंह ऑफिस में अकेले बैठे गुड़िया की फाइल देख रहे थे। कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं था, कोई पहचान नहीं, कोई आधार नहीं, कुछ भी नहीं। बस एक नाम जो सिर्फ उसके होठों पर जिंदा था, गुड़िया। अरविंद ने खुद उसे ऑफिस में बुलाया। आज वह पहले से थोड़ा शांत लग रही थी। बाल करीने से बंधे थे, चेहरे पर हल्की सी रौनक आई थी। उसने नई सी धोती पहनी थी जो एनजीओ वालों ने दी थी। अरविंद ने सामने की कुर्सी की ओर इशारा किया, "बैठो गुड़िया।" वह झिझकती हुई बैठ गई। दोनों के बीच कुछ देर खामोशी रही। फिर अरविंद ने टेबल पर रखी छोटी सी भगवान की मूर्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, "अगर कोई सच बोलना चाहे तो यह मूर्ति गवाह बन सकती है।
लेकिन अगर झूठ बोले तो भगवान से बच नहीं सकता। गुड़िया की आंखें छलछला उठीं। वह समझ चुकी थी कि अब वक्त आ गया है कि वह अपने जख्मों को शब्द दे। साहब, मैं पहले एक इंसान थी, एक पत्नी, एक माँ। अरविंद ने उसकी बात बीच में नहीं काटी। वह खुद से बोलने लगी। राजा भाटी। उसका नाम सुनते ही आज भी मेरी रूह कांप जाती है। वो सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो हैवान था। मैं अपने पति मनोज के साथ शाहदरा में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती थी। हमारे पास बहुत कुछ नहीं था, लेकिन जो था उसमें खुश थे। वह एक गहरी सांस लेती है। एक दिन राजा भाटी अपनी बुलेट से आया। बोला, हफ्ता दो। मनोज ने मना किया। अगले दिन दुकान जली हुई मिली। पुलिस में रिपोर्ट की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उल्टा पुलिस वाले बोले, तुम ही कुछ करते होगे। उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह अंदर की आग में जल रही थी। फिर एक रात राजा अपने 4 गुंडों के साथ घर में घुस आया। पति को मारा, बच्चे को उठाकर जमीन पर फेंका और वो चुप हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। अरविंद को एहसास हुआ कि अब शब्द नहीं, सिर्फ आंसू बोल सकते हैं। कुछ देर बाद वो बोली, पति वहीं मर गया साहब, और मेरा बच्चा 6 साल का, वो डर के मारे बोलना ही बंद कर गया। 1 हफ्ते बाद उसकी भी मौत हो गई। अरविंद का गला भी भर आया, लेकिन अफसर को भावनाओं में बहने की इजाजत नहीं होती। तुम पुलिस के पास क्यों नहीं गई? गुड़िया हंसी, एक कड़वी हंसी। किसके पास जाती? थाने का इंस्पेक्टर खुद राजा का आदमी था। मैंने दर दर भटका, लेकिन कोई नहीं सुनता था। फिर एक दिन मेरे ही खिलाफ चोरी का केस लगा दिया गया। जेल में डाल दिया। अरविंद चौंक गया। हाँ साहब, 3 साल की सजा मिली। जब बाहर आई तो कोई घर नहीं था, कोई पहचान नहीं, कुछ भी नहीं। जीने के लिए भीख मांगनी पड़ी। अरविंद का मन अंदर से झंझना गया। वह जानता था कि देश की न्याय व्यवस्था में खामियां हैं, लेकिन इतनी गहराई तक सड़न है, यह अब तक महसूस नहीं किया था। वो बोला, अब तुम क्या चाहती हो? गुड़िया ने पहली बार आंखों में हिम्मत लाकर कहा, इंसाफ। अपने लिए नहीं, उन सब औरतों के लिए जो अभी भी राजा भाटी के चंगुल में हैं। अरविंद ने मेज पर रखी नोटबुक उठाई। क्या तुम गवाही देने को तैयार हो? वो बोली, मैं जानती हूं कि जान को खतरा है, लेकिन अब डरना नहीं है। अब मैं सिर्फ गुड़िया नहीं, आवाज हूं। आईपीएस अरविंद सिंह ने एक नजर उसकी आंखों में डाली। वहां दर्द था, लेकिन उससे बड़ा था हौसला। वह जानता था, ये केस आसान नहीं होगा, लेकिन अगर इस औरत को न्याय दिला दिया, तो शायद व्यवस्था में लोगों का भरोसा लौट आए। आईपीएस अरविंद सिंह की आंखों में अब एक ही नाम घूम रहा था, राजा भाटी। वो नाम जो गुड़िया के जीवन में अंधकार की जड़ था। लेकिन राजा कोई आम अपराधी नहीं था। वह खुद को बुलेट वाला राजा कहलवाता था। बुलेट उसकी पहचान थी, उसका डर और उसका आतंक। उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता था, क्योंकि जो देता वह अगली सुबह लाश बनकर मिलता। अरविंद ने गुड़िया से उसका ठिकाना पूछा। गुड़िया बोली, वह अब मंदिर मार्ग इलाके में रहता है। पहले शाहदरा में था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस का शिकंजा कसता गया, उसने जगह बदल ली। अरविंद ने तुरंत अपनी स्पेशल टीम को अलर्ट किया, लेकिन इस केस को वह सामान्य एफआईआर की तरह नहीं देख रहे थे। ये केस उनके लिए व्यक्तिगत हो गया था। दूसरे दिन रात को एक महिला कांस्टेबल को भिखारिन बनाकर मंदिर मार्ग भेजा गया। उसके साथ एक वायरलेस चिप लगाई गई थी, जिससे हर बातचीत को रिकॉर्ड किया जा सके। एक पुरानी झोपड़ी के पास, जहां बताया गया था कि राजा अक्सर आता है, वह कांस्टेबल बैठी थी। करीब 2 घंटे बीते। फिर एक बुलेट की आवाज गूंजी। ढक 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 ढक, जैसे कोई जमी हुई आत्मा फिर से जाग उठी हो। एक लंबा चौड़ा आदमी, आंखों पर काला चश्मा, हाथ में सोने की अंगूठियां और गले में मोटी चैन, राजा भाटी था वो। उसके साथ 4 लोग और थे। वो किसी राजा की तरह नहीं, बल्कि एक शिकार पर निकले जानवर की तरह चल रहा था। वो भिखारिन कांस्टेबल के पास रुका। उसकी आंखों में शिकार की ललक थी। उसने कहा, क्यों अम्मा, जरूरत है कुछ पैसों की? महिला कांस्टेबल ने हाँ में सिर हिलाया। वह बुरी तरह डर रही थी, लेकिन आईपीएस अरविंद की ट्रेनिंग उसके भीतर साहस भर रही थी। राजा ने उसकी तरफ झुककर कहा, काम करेगी तो पैसे मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। वो चुप रही। तभी राजा बोला, आज रात मेरे फार्म हाउस पर चल, तेरे जैसे कई हैं वहां, मजा आएगा। यह पूरा संवाद वायरलेस में रिकॉर्ड हो रहा था।
अरविंद सिंह तुरंत अपनी टीम के साथ निकले, लेकिन फार्म हाउस का लोकेशन अभी तक साफ नहीं था। कांस्टेबल ने साहस जुटाकर पूछा, कहाँ है तेरा महल मालिक? राजा हंसा, महल नहीं, नरक है औरतों के लिए। नरक छावला रोड पर है, तुझे कोई नहीं बचाएगा वहां। इतना कहकर वह उसकी कलाई पकड़ने ही वाला था कि पीछे से 2 बाइक सवार पुलिस जवान सामने आ गए। राजा चौकन्ना हो गया, लेकिन वहां से भागने की बजाय बुलेट मोड़ी और झोपड़ियों के पीछे की गलियों में घुस गया। आईपीएस अरविंद ने वायरलेस पर चिल्लाया, राजा फरार है, छावला रोड की ओर बढ़ रहा है, सभी यूनिट्स अलर्ट हो जाएं। एक खतरनाक पीछा शुरू हुआ। रात के अंधेरे में बुलेट की गूंज और पुलिस सायरन की आवाजें दिल्ली की नींद तोड़ रही थीं। राजा एक संकरी गली में घुसा, लेकिन सामने से आईपीएस अरविंद खुद अपनी बुलेट पर आ गए। राजा रुक गया। दोनों आमने सामने थे। अरविंद ने कहा, गुड़िया को याद है? राजा हंसा, बहुतों में एक थी, तुझे भी भेज दूं उसके पास। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, अरविंद ने गाड़ी से उतरते ही उसकी बुलेट के टायर पर गोली चला दी। बुलेट उलट गई। राजा गिरा, लेकिन गोली नहीं लगी। उसे तुरंत दबोच लिया गया। राजा चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरे लोग सब देख लेंगे तुझे। अरविंद ने उसकी आंखों में देखकर कहा, अब तू गुड़िया की दुनिया में है, जहां इंसाफ जिंदा है। और फिर राजा भाटी को हथकड़ियों में बांधकर थाने लाया गया। पहली बार वह बुलेट वाला राजा किसी के पैरों में पड़ा था। आईपीएस अरविंद ने गुड़िया को खबर दी। उसने बस इतना कहा, मेरे बेटे की आत्मा को अब शांति मिलेगी। राजा भाटी की गिरफ्तारी से पूरी दिल्ली में सनसनी फैल गई थी। मीडिया चिल्ला चिल्लाकर उसे बुलेट वाला दरिंदा कहने लगी थी। पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों की भीड़ जुटने लगी थी, कुछ न्याय की उम्मीद में, कुछ डर और कुछ सिर्फ तमाशा देखने। लेकिन आईपीएस अरविंद सिंह जानता था कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक चेहरा है, असली धंधा अभी भी जिंदा है। गुड़िया थाने आई। राजा को हथकड़ियों में देखकर उसकी आंखें भर आईं। ये वही है जिसने मेरे बच्चे को छीन लिया, मेरी दुनिया उजाड़ दी। लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वह एक मां का क्रोध था, एक जिंदा जख्म का लावा। अरविंद ने गुड़िया से कहा, अब तुम्हारी गवाही सबसे जरूरी है, हमें इस पूरे गिरोह को खत्म करना है। गुड़िया ने सिर हिलाया, लेकिन बोली, राजा अकेला नहीं था, वह सिर्फ चेहरा है। असली मालिक उसका कोई बाबू साहब है जो हाई प्रोफाइल है। वही राजा को पैसे देता था और महिलाओं की खरीद फरोख्त कराता था। ये बात सुनते ही अरविंद सन्न रह गया। मतलब, यह सिर्फ देह व्यापार का केस नहीं, बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बहुत बड़ा जाल था, जिसमें बड़े बड़े लोग शामिल थे। अरविंद ने राजा से पूछताछ शुरू की, लेकिन वह हंसता रहा। तू मुझे नहीं जानता, तुझे लगता है मुझे पकड़ लिया तो तेरा मिशन खत्म? नहीं साहब, तू सिर्फ मोहरा हटा पाया है, बादशाह अभी जिंदा है। अरविंद ने जब थप्पड़ मारा, तब जाकर राजा बोला, कह दूंगा नाम, लेकिन मेरी जान की गारंटी चाहिए, मुझे सीबीआई के हवाले करो। अरविंद जानता था कि अगर यह मामला सीबीआई में गया तो देर होगी। उसने डीसीपी से मीटिंग की और एक सीक्रेट इंटेलिजेंस टीम गठित की, जिसे सिर्फ वह और गिनती के 2 लोग जानते थे। राजा को नींद में हलचल होती है। कोई उसके सेल के पास आकर कहता है, बाबू साहब नाराज हैं, तेरे लिए प्रार्थना कर। अगले दिन सुबह राजा बेहोश पाया गया, उसके मुंह से झाग निकल रही थी। तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कहा, मिला खाना। अरविंद चीखा, किचन इंचार्ज को बुलाओ। किसने खाना दिया? जांच में पता चला, एक कांस्टेबल पर शक है जिसने जानबूझकर शिफ्ट बदली थी। जब उसे पकड़ा गया तो उसने कहा, माफ करना साहब, मेरे परिवार को धमकी मिली थी, मैं मजबूर था। इससे अरविंद समझ गया कि बाबू साहब किसी बहुत बड़े नेटवर्क से जुड़ा है। अब वक्त था अंडरकवर ऑपरेशन का। उसने खुद को साधारण पत्रकार बनाकर बाबू साहब के नेटवर्क तक पहुंचने की ठानी। गुड़िया ने बताया, बाबू साहब अक्सर एनजीओ की एड में लड़कियों को रेस्क्यू करने का ढोंग करता था, लेकिन वहीं से उनका सौदा होता था। अरविंद ने उस एनजीओ की लिस्ट मंगवाई और फिर एक नाम पर उसकी नजर ठहर गई, सर्वजन महिला कल्याण ट्रस्ट, जिसका फाउंडर था रमन खुराना, एक नामचीन बिजनेसमैन। अगले ही दिन अरविंद एक लोकल पत्रकार अजय शर्मा के रूप में ट्रस्ट में गया। वहां सुंदर साज सज्जा, साफ सुथरे कमरे और मुस्कुराते चेहरे थे, लेकिन अंदर की हवा अजीब थी, जैसे कोई चीख छुपाई जा रही हो।
एक लड़की ने धीरे से एक पर्ची अरविंद की जेब में डाल दी। जब बाहर आकर उसने उसे पढ़ा तो लिखा था, हमें बचाओ, रात होते ही यहाँ शैतान उतरता है। अब अरविंद को यकीन हो गया, राजा तो मोहरा था, असली शैतान रमन खुराना है। लेकिन इस शैतान को बेनकाब करने के लिए अब उसे अपनी जान दांव पर लगानी होगी, क्योंकि अगली रात वही नरक के दरवाजे खोलने वाला था। आईपीएस अरविंद सिंह अब अजय शर्मा नामक पत्रकार की पहचान में गहरे उतर चुका था। उसने एनजीओ में घुसपैठ कर ली थी और हर एक हरकत पर नजर रख रहा था। ट्रस्ट की अंदरूनी दुनिया जितनी बाहर से साफ सुथरी दिखती थी, उतनी ही अंदर से सड़ी हुई थी। वह लड़कियां जो रेस्क्यू की जाती थीं, असल में उन्हें एक नेटवर्क के जरिए देश भर के अलग अलग शहरों में भेजा जाता था, और यह नेटवर्क चलता था रमन खुराना के इशारे पर। वही आदमी जो सोशल मीडिया पर महिला सशक्तिकरण के भाषण देता था और पुरस्कार प्राप्त करता था। गुड़िया के दिए गए सुरागों और पर्ची में लिखी जानकारी के बाद अरविंद ने एनजीओ के सीसीटीवी सर्विलांस, रजिस्टर एंट्री और डोनेशन ट्रैक रिकॉर्ड की जांच शुरू की। वह दिन में पत्रकार बना, लेकिन रात को अपना असली काम करता, सबूत इकट्ठा करना। एक दिन एक प्रेस मीटिंग के बहाने अरविंद की मुलाकात रमन खुराना से हुई। बेहद सलीकेदार, सुगंधित परफ्यूम और चमकती मुस्कान के साथ उसने हाथ मिलाया। मिस्टर अजय, मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा, बड़ी संवेदनशील बातें लिखते हैं आप। रमन बोला, आपका ट्रस्ट भी महिला अधिकारों के लिए मिसाल है। अरविंद ने झूठी तारीफ की। रमन हंसा, सिर्फ तारीफ नहीं, सच्चाई भी है। हम यहाँ लड़कियों को नया जीवन देते हैं। अरविंद मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे शैतान को भांप चुकी थीं। उसी रात एक और लड़की, करीब 13 साल की, जिसका नाम नैना था, अरविंद के पास आई। वह कांप रही थी, उसके होंठ फटे हुए थे, आंखें डरी हुईं। उसने फुसफुसाकर कहा, कल रात उन्होंने मेरी छोटी बहन को ले जाया, बाबू साहब के फार्म हाउस पर। वो अब तक नहीं लौटी। अरविंद का खून खौल उठा। उसने उसी रात अपनी सीक्रेट टीम से संपर्क किया। टीम में सिर्फ 2 भरोसेमंद अफसर थे, इंस्पेक्टर जावेद और साइबर एक्सपर्ट मेघा। ऑपरेशन काली छाया शुरू हुआ। मेघा ने एनजीओ के नेटवर्क को हैक किया और एक एन्क्रिप्टेड फोल्डर पकड़ा, जिसमें फार्म हाउस की लोकेशन, लड़कियों के नाम, डिलीवरी डेट और रेट दर्ज थे। सब कुछ डिजिटल था, और अब अरविंद के पास सबूत भी थे। पर मामला इतना आसान नहीं था। रमन खुराना का नेटवर्क राजनीति, पुलिस और मीडिया तक फैला था। एक भी गलती और पूरा ऑपरेशन फेल हो सकता था। अरविंद खुद उस फार्म हाउस पर पहुंचा, एक सुनसान जगह पर बना आलीशान बंगला, जहां बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर बेसमेंट में एक अलग ही दुनिया थी। अंधेरा, बदबू और पिंजरे, छोटे छोटे कमरों में लड़कियां बंद थीं, डर और खौफ के साए में। एक लड़की दीवार पर अपनी उंगली से खून से लिखा था, मैं मरना चाहती हूं। अरविंद की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को मजबूत किया। उसने अपनी टीम को कॉल किया और रेड प्लान तय किया गया। अगली रात ठीक 1:30 पर ऑपरेशन काली छाया को अंजाम दिया गया। अरविंद की टीम फार्म हाउस पर छापेमारी कर रही थी। गोलियों की आवाजें, चीख पुकार और दरवाजों की तोड़फोड़ के बीच कई गुंडे गिरफ्तार हुए, लेकिन रमन फरार हो गया था। बेसमेंट में मिली 9 लड़कियां सभी बुरी हालत में थीं। कुछ की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। नैना की बहन भी वहीं मिली, बेहोश, अधमरी। अगले दिन की खबर थी, आईपीएस अधिकारी ने किया हाई प्रोफाइल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का भंडाफोड़। रमन खुराना फरार था। गुड़िया ने जब यह देखा, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दर्द के नहीं, उम्मीद के थे। अब अरविंद का अगला मिशन था रमन को पकड़ना, लेकिन वह जानता था अब खेल और बड़ा और खतरनाक होने वाला है, क्योंकि अगला मोहरा नहीं, अब वह खुद बादशाह से टकराने जा रहा था। आईपीएस अरविंद सिंह के लिए अब असली जंग शुरू हो चुकी थी। रमन खुराना, जो सर्वजन महिला कल्याण ट्रस्ट का मुखिया था, सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि पूरे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क का बादशाह था। उस पर राजनीति, पुलिस और बड़े बड़े उद्योगपतियों का शिकंजा था। अरविंद को मालूम था कि रमन को पकड़ना इतना आसान नहीं होगा। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर योजना बनाई, लेकिन हर कदम पर सावधानी बरतनी थी। छोटी सी चूक पूरे ऑपरेशन को नाकाम कर सकती थी। जैसे जैसे अरविंद की जांच आगे बढ़ी, उसे राजनीतिक दबाव महसूस होने लगा। कुछ बड़े नेता रमन के साथ जुड़े थे और उन्होंने अरविंद को काम रोकने के लिए धमकियां देना शुरू कर दिया।
लेकिन अरविंद ने हार नहीं मानी। मेरा काम है कानून का पालन करवाना, चाहे कोई भी कितना बड़ा क्यों ना हो, उसने अपने सहकर्मियों को कहा। गुड़िया ने भी साहस दिखाया। वह कोर्ट में जाकर राजा भाटी और रमन खुराना के खिलाफ गवाही देने को तैयार हुई। उसकी गवाही ने मामले को और मजबूत बनाया। एक दिन मेघा ने एक गुप्त फोल्डर हैक किया जिसमें रमन के कई गुप्त खाते और ट्रैफिकिंग के दस्तावेज थे। ये दस्तावेज इतने मजबूत सबूत थे कि अदालत में उनका बड़ा प्रभाव पड़ सकता था। रमन ने महसूस कर लिया था कि उसका समय खत्म हो रहा है। उसने अपने गुर्गों से कहा, अरविंद को खत्म करो, यह लड़का बहुत खतरनाक है। एक रात अरविंद पर हमला हुआ, लेकिन उसकी तेज सूझबूझ और सुरक्षा बलों की तत्परता के कारण वह बच गया। अरविंद ने समझ लिया कि अब केवल कानून के हथियारों से काम नहीं चलेगा। उसे खुद भी उस काले जाल में और गहराई तक जाना होगा। उसने फिर से अपनी भिखारन भेष वाली योजना को अमल में लाने का फैसला किया, ताकि वह रमन के सबसे करीबी लोगों तक पहुंच सके। अरविंद ने एक बार फिर अपनी पुलिस की वर्दी उतारी और भिखारन का रूप धर लिया। इस बार उसके इरादे और भी मजबूत थे। उसे पता था कि नरक के दरवाजे खोलने का वक्त अब और करीब है। आईपीएस अरविंद सिंह ने अपनी भिखारन भेष वाली योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। इस बार वह और भी सावधानी से चल रहा था, क्योंकि रमन खुराना और उसके गुर्गों की हर चाल उसके लिए जानलेवा हो सकती थी। अरविंद ने एक छोटे से झुग्गी इलाके में खुद को बसाया, जहां वह भिखारन बनकर रोज अपनी दुकान लगाता और आसपास के लोगों से जानकारी जुटाता। धीरे धीरे वह रमन के नेटवर्क के करीबी लोगों तक पहुंचने लगा। उसकी सूझबूझ और साहस से आसपास के लोग भी उसकी बात मानने लगे। गुड़िया भी अरविंद के पास आई। इस बार पूरी हिम्मत के साथ उसने बताया कि वह कई लड़कियों को बचा चुकी है, लेकिन रमन का नेटवर्क कहीं अधिक गहरा और खतरनाक है। गुड़िया ने अरविंद को और भी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिससे अरविंद को नेटवर्क के एक बड़े हिस्से का पता चला। अरविंद ने अपनी टीम को बुलाया और अंतिम ऑपरेशन की रूपरेखा बनाई। इस बार यह ऑपरेशन न केवल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट को ध्वस्त करेगा, बल्कि रमन खुराना जैसे बड़े अपराधी को भी न्याय के कटघरे में खड़ा करेगा। रात के अंधेरे में अरविंद और उसकी टीम ने पूरे नेटवर्क पर छापा मारा। इस कार्यवाही में कई पुलिस अधिकारी, राजनीतिक नेता और रमन के गुर्गे गिरफ्तार हुए। रमन भी फंस गया। कोर्ट में सबूत इतने मजबूत थे कि रमन खुराना को भारी सजा हुई। गुड़िया और उन सभी लड़कियों को न्याय मिला जिन्होंने अपने दर्द को आवाज दी। अरविंद ने सोचा, यह लड़ाई सिर्फ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ नहीं थी, बल्कि इंसानियत के लिए थी। वह जानता था कि अब भी ऐसी लड़ाइयां बाकी हैं, लेकिन इस जीत से उसे उम्मीद मिली कि सच और न्याय हमेशा अपने रास्ते खुद बना लेते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।